हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं CA CSIP मिथुन जायसवाल। आज हम देखने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर। बड़े ही बढ़िया ढंग से और बड़े ही अच्छे से हम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। तो आते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो बेटा जी, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली होता है ये, मतलब सर जो आपका जो कैपिटल होता है ना, कैपिटल उसी को बोलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कि बेटा जी, कैपिटल के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपका अगर कंपनीज एक्ट चला हो तो वहां पे इक्विटी शेयर देखने को मिलता है। कितनी बार उसमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस इन कॉम्बिनेशन विद इक्विटी शेयर होता है, या तो डिबेंचर विद इक्विटी शेयर होता है, या तो तीनों, इक्विटी भी, प्रेफरेंस भी और डिबेंचर भी, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो ये कॉम्बिनेशन होता है ना, कि आपकी कैपिटल, आपका जो कैपिटल है सपोज 100 रुपए का, उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर 10 है, डिबेंचर 20 है और बाकी का सपोज 70 इक्विटी है। टोटल कितना हो गया? 100। इसी को बोलते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल स्ट्रक्चर। की बेसिकली आपका जो कैपिटल होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आपने जो इश्यू की हुई है, उसी को क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, अब आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन क्या बोलती है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता है, एक मिनट, हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। मैंने आपको बोला था ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कौन सा? इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, इन सब का क्या होता है? कॉम्बिनेशन जब करते हो तो वो क्या बन जाता है? देखो, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, रिजर्व, लोन फंड, इनका जब कॉम्बिनेशन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर। विद रेफरेंस टू दिस गैस्टनबर्ग उसने दिया था कि द डिसीजन रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी आर रिफ्लेक्टेड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। मतलब कि क्या हम यहाँ पे क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। डिसीजन क्या लेते हैं कि भाई हमको पैसे चाहिए। पैसे किसके लिए चाहिए? बिजनेस के लिए। वो जो पैसे आएंगे, आएंगे कहाँ से? इक्विटी से आएंगे, इक्विटी विद प्रेफरेंस से आएंगे, इक्विटी विद डिबेंचर आएंगे, कि इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर तीनों के कॉम्बिनेशन, इसी के डिसीजन को बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, ओके जी। तो बेसिकली ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होता है? तो बेटा जी, जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करें कि भाई मेरे को इक्विटी से लाना है, इक्विटी विथ प्रेफरेंस शेयर लाना है, या नहीं 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 हमको इक्विटी विथ डिबेंचर लाने का है, तो बोलेंगे नहीं 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 हमको इक्विटी भी लाना है, प्रेफरेंस शेयर भी लाना है एंड डिबेंचर भी लाना है। तो जब हम ये अलग अलग कॉम्बिनेशन का डिसीजन लेते हैं तो हमको ये सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके क्या करो, उसको कोई भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा जी? यहाँ पे हम अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से, अलग अलग पॉइंट के हिसाब से कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। पहला, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए? सिंपल, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो उसको। ठीक है, वो ऐसा हो ताकि आप इजी टू मैनेज कर सको। क्या कर सको? इजी टू मैनेज। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? प्रॉफिटेबल, मतलब कि हमको जो कैपिटल जो हम ला रहे हैं दूसरों से बोरो करके पैसे बिजनेस में ला रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? वो मतलब रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हाई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप पैसे को ले आओ। तो यहाँ पे प्रॉफिट रिमेन ऑप्टिमम हो, वैसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपका एडिक्वेट फाइनेंस होना चाहिए। मतलब आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए की, और आप बिजनेस के अंदर लिया है, बिजनेस सिर्फ 15,000 रुपए, क्या चलेगा? क्या नहीं, इसमें सिर्फ क्या होगा? ना तो आपका बिजनेस चलेगा और नहीं वो उसका कोई फायदा होगा। तो आपको क्या लाना पड़ेगा? कैपिटल स्ट्रक्चर से एडिक्वेट फंड लाना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला आता है फ्लेक्सिबिलिटी। आपका जो कैपिटल है वो चेंज ऑफ बिजनेस के हिसाब से, चेंज ऑफ मार्केट के हिसाब से क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल, कि आप उसको टाइम टू टाइम क्या कर सको? चेंज। रिजिडनेस नहीं होना चाहिए कि एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर जो बना दिया उसको हम चेंज ही नहीं कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? वो होना चाहिए इकोनॉमिक। इकोनॉमी मतलब जो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब जो हमने टोटल अमाउंट लाया है बाहर से बिजनेस के अंदर, वो क्या होना चाहिए? उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कम होने चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बैलेंसिंग। ऐसा नहीं है कि भाई हमने जो खुद का पैसा लगाया 10,000 बिजनेस के अंदर और बाहर वाले का लगाया आउटसाइड फंड का। आउटसाइड फंड मतलब डैप से लेके आए, इक्विटी मतलब खुद का पैसा और डैप से लेके आए 90,000 और टोटल फंड लगा दिया 1 लाख। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिजनेस क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेप्ट का अमाउंट ज्यादा है और इक्विटी का अमाउंट बहुत
कम है, क्या है, स्मॉल है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्क पे चला जाता है। इसलिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। हमको ऐसा कोई फंड मत लेके आओ कि आपके बिजनेस के अंदर उसका लिक्विडिटी नहीं बने। अमुक मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बिजनेस है ना डेब्ट से पैसा लाता है, और डेब्ट से पैसा लाता है तो क्या होता है, उसका मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, मंथली उसका प्रिंसिपल पेमेंट जाएगा, हाँ जी, मंथली उसका प्रिंसिपल पेमेंट जाएगा, हाँ जी, मंथली उसका इंटरेस्ट पेमेंट जाएगा, हाँ जी। अब बिजनेस में इनकम आ रही है मंथली 1 लाख रुपीज, और आप चुका रहे हो इंस्टॉलमेंट अमाउंट 1.5 लाख रुपए। बताओ कहां से लाओगे? ठीक है, 1 लाख का रेवेन्यू के सामने 1.5 लाख चुका पाओगे क्या? नहीं चुका पाओगे। तो फिर यहाँ पे वही बोला कि इतना पैसा लाओ ताकि आप टाइमली उसका रीपेमेंट कर सको। नेक्स्ट होता है अट्रैक्टिवनेस। आपने शार्क टैंक देखा होगा ना, शार्क टैंक के अंदर क्या करते हैं, वो बोलते हैं ना आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में बाहर का पैसा कितना है, आपका खुद का पैसा कितना है। तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो इन्वेस्टर को क्या लगे, इन्वेस्टर को ऐसा लगे कि वाओ चलो इस बिजनेस के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लास्ट है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंसी का मतलब कि आपके बिजनेस के अंदर क्या होना चाहिए, ऐसा ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि डेब्ट ज्यादा, जैसे मैंने ऊपर बताया था ना कि अगर आपने डेब्ट का इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे 1.5 लाख रुपए, बिजनेस में इनकम होती है सिर्फ 1 लाख रुपए, बाकी के 50,000 कहां से आएंगे? धीमे धीमे आप क्या बन जाओगे, इंसॉल्वेंट बन जाओगे। ठीक है, इंसॉल्वेंट मतलब नादार, नादार का मतलब आपका बिजनेस डूब जाएगा, बिजनेस को सब कुछ सेल आउट कर देना पड़ेगा और क्रेडिटर का पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि भाई हाफ क्या होने चाहिए, सॉल्वेंट रहने चाहिए। मतलब कि इतना ज्यादा बोरोड फंड मत लाना कि हमारा बिजनेस भी ढंग से रन नहीं कर सके। ओके बेटा, तो ये हमने क्या देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स। फटाफट एक बार वापस से देखते हैं क्या होना चाहिए आपका। ये सिंपल होना चाहिए। सिंपल मतलब कैसा, इजी टू मैनेज कर सको। वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल। वो क्या होना चाहिए, एडुकेट फाइनेंस, मतलब जितना पैसा चाहिए उतना आप लेके आ गए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब रिजिडनेस नहीं होना चाहिए, आप टाइम टू टाइम क्या कर सको, यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर सको। ये क्या होना चाहिए, इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका मिनिमम। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब ना तो डेब्ट बहुत ज्यादा मत लिया हो कि इम्बैलेंस हो जाए, जो बिजनेस को मैनेज करना ही मुश्किल हो जाए और आप किसी ट्रैप में फंस जाओ। तो बैलेंस करना चाहिए। ओनर्स फंड इक्विलिब्रियम मतलब कि यहाँ पे हमको मैनेज करना मतलब इक्वल, कि यहाँ पे ओनर फंड एंड बोरोड फंड मैनेजेबल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ज्यादा बोरोड फंड नहीं होना चाहिए। हमारा पैसा कैसा होना चाहिए, यहाँ पे बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी बचे, मतलब कि अगर हम इनको प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे रहे, डिबेंचर को इंटरेस्ट दे रहे, लोन फंड को भी इंटरेस्ट दे रहे और उसका इंस्टॉलमेंट वगैरह भी पे कर, तो भी हमारे पास एट द एंड क्या बचना चाहिए, पैसे बचने चाहिए लिक्विड हाथ में। वरना अगर लिक्विड पैसा ही नहीं बचेगा तो हम बिजनेस कैसे करेगा, समझा ना। ओके, नेक्स्ट आता है अट्रैक्टिवनेस। ये किसके पॉइंट से बोला है, शार्क टैंक। ये शार्क टैंक से बोला है कि अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला है, सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर पैसा बचना चाहिए। अगर क्या हुआ, सारा पैसा आपके इंस्टॉलमेंट में चला गया, आपके इंटरेस्ट में चला गया, प्रिंसिपल पेमेंट में चला गया और बिजनेस में पैसा नहीं बचा, तो क्या आप सॉल्वेंट रहोगे क्या? हाँ, क्या आप सॉल्वेंट रहोगे क्या? नहीं नहीं नहीं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको सॉल्वेंसी होनी चाहिए। तो ये क्या था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से। इसके ऊपर या तो आपको डायरेक्टली फैक्टर अफेक्टिंग भी पूछेगा या तो आपको इंटरनल या तो एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग पूछेगा। ठीक है बेटा, तो ये होता क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स अफेक्टिंग बोल लो, या तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। बेटा जी, दो फैक्टर होते हैं, मतलब जब भी हमको कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना हो कि हमारे बिजनेस के अंदर इक्विटी लाना है, पैसा डेब्ट लाना है, लोन फंड लाना है, बोरोड फंड लाना है, तो हमको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमको ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना पड़ता है कि कहां से पैसा लाए। मतलब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके जो मन में आए वैसा वहां से पैसा ले आओ, नहीं नहीं नहीं। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली जो टीम होती है वो क्या करती है, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही डिसाइड करती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी सिक्योरिटी रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी सिक्योरिटी से पैसा हम ला सकते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं हमारे फैक्टर्स के अंदर। सबसे पहला क्या दिखता है, इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा कि आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस कैसा है। अगर बेटा जी आपका बिजनेस है ना, अगर आपका बिजनेस कैसा है, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है या तो ट्रेडिंग है, क्या मैन्युफैक्चरिंग या तो ट्रेडिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। ट्रेडिंग वाले के अंदर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन अगर सर्विस इंडस्ट्री हो तो सर्विस इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। अगर छोटा सा बिजनेस है तो वहां पे जैसे मोबाइल रिपेयरिंग वाला, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम। लेकिन अगर बड़ी इंडस्ट्री होगी तो वहां पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा।
नेक्स्ट आता है साइज ऑफ अ बिजनेस। साइज ऑफ अ बिजनेस के अंदर क्या, बिग बिजनेस होगा तो लार्ज फिक्स कैपिटल, स्मॉल बिजनेस होगा तो लेस फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट आता है हमारा एस्टिमेशन ऑफ बिजनेस इनकम। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंटरनल फैक्टर के अंदर हमारी बिजनेस इनकम कितनी हो रही है। अगर बेटा जी अगर आपकी अर्निंग सर्टेन है, हाई है, हैंडसम है, क्या आपकी अर्निंग सर्टेन है, हाई है, हैंडसम है, तो आपको बोरोड, आप क्या ला सकते हो, आप बोरोड फंड को ला सकते हो। आप क्या कर सकते हो, बोरोड फंड को ला सकते हो। ओके, लेकिन बेटा अगर आपकी इनकम क्या है, अगर आपकी इनकम सर्टेन नहीं है, मतलब अनसर्टेन है, तो आप क्या करो, रेज करो मनी थ्रू इक्विटी, रेज करो मनी थ्रू इक्विटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका लोन का पैसा कैसे चुकाओगे अगर अनसर्टेन मनी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट लोन के अंदर तो इंस्टॉलमेंट सर्टेन है, उसको तो फिक्स टाइम पे पेमेंट करना ही करना है। तो इसलिए बोलते हैं कि इक्विटी से पैसा लाओ, क्योंकि इक्विटी को आपको रीपेमेंट नहीं करना है, इक्विटी आपको डिविडेंड कंपलसरी नहीं देना है। तो वहां पे जब आपकी इनकम क्या हो, अनसर्टेन हो, तो इक्विटी से लाओ, लेकिन सर्टेन हो, हाई हो, हैंडसम हो, तो कहां से लेके आओ, बोरोड फंड से लिखा हो। नेक्स्ट आता है आपका नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एसेट। अगर बेटा जी अगर आप फिक्स कैपिटल, अगर आप कहां पे डालना चाहते हैं पैसा, फिक्स कैपिटल के अंदर, अगर आप फिक्स कैपिटल में पैसा डाल रहे हो और वो फिक्स कैपिटल कैसा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कैसी है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़ी अमाउंट चाहिए, क्या चाहिए, बड़ी अमाउंट चाहिए, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, परचेस थ्रू इक्विटी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको छोटा, अगर आपको छोटी छोटी इंडस्ट्री है, ठीक है, आपको या तो फिक्स एसेट कैसे लेनी है, ऑन लीज पे ले, मतलब थोड़ा सा पैसा लेना है ना, तो फिर बोरोड फंड या तो डिबेंचर से लिया, लेकिन बड़ा पैसा लेना हो तो कहां से लेके आना चाहिए, इक्विटी से। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड ऑफ अ डायरेक्टर। एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर क्या, डायरेक्टर बोलता है भाई भाई हमको जो है ना कंपनी के अंदर कुछ भी किसी का इंटरवेंशन नहीं चाहिए। मतलब कि मैं यहाँ का कंपनी का मालिक हूँ और मेरे अलावा कोई मेरे को नहीं पूछे कि भाई तुम कैसे बिजनेस करो, क्योंकि क्या होता है इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लाता है, तो इक्विटी शेयर जो होल्डर होता है ना वो कंपनी का मालिक कहलाता है। तो वो अपने डायरेक्टर से पूछ सकता है कि डायरेक्टर बता तू कंपनी को कैसे रन करा है। इसलिए वो डायरेक्टर क्या कहेगा कि देख अगर डायरेक्टर ही शेयर होल्डर, ये मैं आपको बता दूं एक चीज थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, क्योंकि हम रेगुलर लेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाते हैं, पूरा कंपनी कैसे इंकॉर्पोरेट होती है और क्या डायरेक्टर शेयर होल्डर क्या होता है वो बताता हूं मैं आपको। खाली ये बता दूं कि जो डायरेक्टर होता है ना वो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, जो शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर वो ये क्या होता है, शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। यहाँ पे डायरेक्टर को क्या जवाब देना पड़ता है, टू द शेयर होल्डर। अगर सपोज डायरेक्टर ही शेयर होल्डर बन जाए, मतलब जो कंपनी का मालिक है और वही कंपनी का डायरेक्टर है, तो वो किसी को आंसर नहीं देना। लेकिन अगर शेयर होल्डर दूसरा है तो डायरेक्टर को उसको बताना पड़ेगा कि तुम कंपनी कैसे रन कर रहे हो, क्यों प्रॉफिट कम आया, क्यों प्रॉफिट सेल्स बढ़ा, सेल्स क्यों नहीं बढ़ा। तो अगर उसको चाहिए कि भाई मेरे को कंपनी के अंदर ज्यादा इंटरवेंशन नहीं चाहिए, मेरे को कंट्रोल मेरे पास ही होना चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, तो वो बोलेगा कि नहीं मैं इक्विटी से पैसा नहीं लाऊंगा, मतलब मैं बाहर वाले को इक्विटी शेयर नहीं इशू करूंगा। लेकिन अगर वो बोलेगा कि नहीं ठीक है बाहर वाले को पैसा नहीं, मतलब वो इक्विटी से के थ्रू पैसा नहीं लाऊंगा, लेकिन अगर वो बोलेगा कि नहीं नहीं मेरे को अपना कंट्रोल कंपनी के अंदर रखना है, अगर हाँ रखना है तो फिर प्रेफरेंस एंड डिबेंचर से पैसा लेगा। लेकिन अगर रिटेन नहीं रखना है तो वो बाहर से पैसा लेके आएगा। जब बाहर से पैसा लेके आएगा तो वहां पे क्या होगा, दूसरे व्यक्ति भी कंपनी के मालिक बनेंगे। ओके, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, अगर अगर कंपनी के अंदर थोड़ी छोटी सी अमाउंट चाहिए ना तो वो इक्विटी से ले आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ पैसा चाहिए तो वो फिर अलग अलग सोर्स से लेके आएगा, मतलब इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से, एसेट्रा से। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ अ कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी है, परमानेंट, कैसी है परमानेंट, तो फिर आप क्या करो, इक्विटी से लेके आओ, क्योंकि आपको लंबे टाइम तक की रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन आपको टेम्पररी रिक्वायरमेंट है तो वो डिबेंचर से ले आओ। ठीक है, तो ये क्या थे, ये हमारे थे इंटरनल फैक्टर। क्या थे, इंटरनल फैक्टर। वापस से बताता हूँ, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको डिसाइड करने में, जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं आपकी जब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करो। तो शुरू के 2 पॉइंट है ना, वैसे तो मैं आपको बोलूंगा कि इररिलेवेंट है, लेकिन हमको एग्जाम के पॉइंट से याद रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसके ऊपर फोकस किया हुआ है, यहाँ पे फोकस किया हुआ है फिक्स कैपिटल। लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरनल फैक्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या, मैंने फटाफट एक बार क्विक रिवीजन करवा था। टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होगा, अगर टाइप्स ऑफ बिजनेस, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, तो कैपिटल ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो वहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। अगर साइज ऑफ अ बिजनेस बड़ा बिजनेस है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा, छोटा बिजनेस है कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम। बिजनेस इनकम, अगर आपकी इनकम क्या है, सर्टेन है, हैंडसम है, तो फिर बोरो ले सकते हो, अनसर्टेन है तो इक्विटी से जा सकते हो। नेचर रिक्वायरमेंट ऑफ अ फिक्स एसेट, अगर आपको फिक्स एसेट अगर लार्ज स्केल पे चाहिए तो आप इक्विटी के थ्रू जाओ, अगर छोटी सी कैपिटल चाहिए, लीज से पैसा लाना है, तो फिर उसके लिए आप बोरो फर्म में भी
जा सकते हो। नेक्स्ट एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर, वो चाहते हैं कि अपना कंट्रोल बना रहे, यहाँ पे हम आउटसाइडर को नहीं लाना चाहते, अगर वो आउटसाइडर को नहीं लाना चाहते, मेरा कंट्रोल बना रहे, तो फिर वो प्रेफरेंस शेयर या तो डिबेंचर को लेंगे। लेकिन वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपना रिटेन जो मेरा जो होल्डिंग है मैं दूसरों को देने के लिए तैयार हूँ, तो वो दूसरे इक्विटी शेयर होल्डर को भी ये शेयर इशू कर सकता है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, अगर आपको ज्यादा ज्यादा लार्ज कैपिटल चाहिए तो अलग अलग सोर्स से लेके आओ, लेकिन छोटी सी कैपिटल चाहिए तो फिर आप इक्विटी के थ्रू जा सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कैपिटल, परमानेंट नेचर में चाहिए तो इक्विटी में, टेम्पररी चाहिए तो इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर। ओके बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या? ओके, तो एक्सटर्नल फैक्टर देखते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। वहां पे क्या होता है, जैसे कि पहला आ रहा कंडीशन ऑफ अ बूम एंड डिप्रेशन इन द कैपिटल मार्केट। बेटा जी जब बूम आता है ना, बूम, तब क्या होता है, शेयर के भाव बढ़ते हैं और इतनी तेजी से बढ़ते हैं ना कि एक साल के अंदर 10%, 15%, 20%, 25%, इवन 50% तक रिटर्न जाता है। तो लोग जनरली कौन सी सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं? इक्विटी के अंदर। वहां पे अगर किसी को बोला ना कि इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट 5% साल का लगाओगे क्या, बोलते हट हट, मैं लगाऊंगा इक्विटी शेयर के अंदर। लेकिन वहीं पे अगर जब क्या आता है, जब डिप्रेशन आता है, कौन सी सिचुएशन आती है, डिप्रेशन, उसमें क्या होता है कि रोजगार चले जाते हैं, रोजगार हमारे कम हो जाते हैं, सेल कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, और देश के अंदर क्या एकदम मंदी का माहौल हो जाता है। वहां पे लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होता, शेयर मार्केट धड़ाधड़ क्रैश करता है। पांच सिक्योरिटी के अंदर एक साल के अंदर 5% लॉस, 10% लॉस, 20%, 25%, 50%, 60%, 80% तक लॉस चले जाते हैं। इतने भयंकर लॉस होते हैं। वहां पे लोगों को चाहिए होती है सिक्योरिटी, इसलिए उस सिचुएशन में लोग कहां पैसा लगाते हैं? डिबेंचर। उनको वहां पे चाहिए होता है फिक्स इंटरेस्ट, के रिस्क नहीं लेना, हमको फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स मनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर बूम सिचुएशन चले तो कंपनी किस प्रकार की सिक्योरिटी लगी? इक्विटी। लेकिन अगर डिप्रेशन किया तो कंपनी किस प्रकार की सिक्योरिटी लगी? डिबेंचर वगैरह लगी। ओके, प्रेजेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द कैपिटल मार्केट, मतलब क्या होता है बेटा जी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चल रहा होगा ना तो लोग बोलेंगे वाओ इतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब क्या है, अगर प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या है, मार्केट के अंदर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। कितना टका? 15%। उस सिचुएशन में अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं तो 12% दूंगा, मैं तो 11% ही दूंगा, क्या लोग खरीदेंगे क्या आपका शेयर? नहीं। तो अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है ना, तो इस पे इस सिक्योरिटी को इश्यू मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट दोगे तो ही आपके लोग डिबेंचर खरीदेंगे। उस सिचुएशन में बेटर आप इक्विटी में चले जाओ। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, सपोज 6% चल रहा है, तो आप क्या करो, तो फिर मार्केट का 6% रेट है, तो फिर आप 7% में भी अगर सिक्योरिटी लाओगे, आपकी सिक्योरिटी सारे खरीद ली जाएगी। मतलब क्या होता है, अगर आपका क्या है, अगर डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो फिर इक्विटी में चले जाओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो फिर इधर आ जाओ। ठीक है। डिबेंचर ऑल्सो गिवन, देखो यहाँ पे ये लिखा, डिबेंचर ऑल्सो गिवन अ प्लेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? लो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तभी आप डिबेंचर में जाना, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो डिबेंचर में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब बेटा जी क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस? मतलब कि क्या होता है कि जो उसको इसको खर्चने का, उसको इश्यू करने का खर्चा। बेटा जी क्या होता है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर की जो इक्विटी शेयर्स होता है ना, इक्विटी इक्विटी शेयर को इश्यू करने का जो खर्चा होता है बहुत ज्यादा होता है, जबकि डिबेंचर को खर्चा करने का, इश्यू करने का खर्चा क्या होता है? बहुत कम होता है। इसका खर्चा क्या होता है? इसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, इसको इश्यू करने का खर्चा ज्यादा होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के खर्चे करने से पहले सोचते हैं यार इक्विटी शेयर इश्यू करूंगा, इतना तो मेरा खर्चे में चले जाएगा, इससे बड़ी अमाउंट नहीं है
डिबेंचर है, थोड़ी सी अमाउंट चाहिए तो एक काम करो ना, कम खर्चे में पूरा पैसा आ जाएगा डिबेंचर से, तो आप डिबेंचर में चले जाओ। तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमको जो इश्यू करने का खर्चा कितना आ रहा है, इश्यू करने के खर्चा डिसाइड करेगा कि हमको कौन सी सिक्योरिटी को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है लीगल रिस्ट्रिक्शन। जब भी आप कोई भी सिक्योरिटी इश्यू करने का सोचते हैं तो वहां पर ऑलवेज क्या चेक किया जाता है, आपकी लीगल रिस्ट्रिक्शन भी लिखी जाती है। जैसे कोई बोले कि नहीं नहीं मेरे को तो घर का एक पैसा नहीं लगाना है, मैं तो पूरा का पूरा कहां से पैसा लाऊंगा, डिबेंचर से लाऊंगा। कहां से लाऊंगा? डिबेंचर से। लेकिन बेटा जी से भी बोलता है कि आपको कंपल्सरीली इक्विटी शेयर तो इश्यू करने पड़ेंगे, भले आप डिबेंचर से लाओ कि नहीं लाओ। मतलब क्या है, आपको जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर आप डिसाइड करो तो वहां पे देख लो कि आपका लीगल रिस्ट्रिक्शन कौन है। तो लीगल रिस्ट्रिक्शन कहां पे बताया हुआ है? तो सेबी की गाइडलाइन में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, फिर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ये सारे एक्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको बिफोर इश्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन पॉलिसी। आपकी टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है? आपकी टैक्सेशन पॉलिसी, क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसी के हिसाब से भी लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग का डिसीजन लेते हैं तो वहां पे जाते हैं दौड़ते के सीए के पास और चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछते हैं कि सर बताओ मैं किसमें इन्वेस्ट करूं। तब सीए गाइड करता है कि भाई एक काम करना, इक्विटी शेयर में फ्री में डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड पे कोई टैक्सेशन नहीं है, तो क्यों डिबेंचर के झमेले में पड़ रहा है? डिबेंचर को इन्वेस्ट करेगा, वहां से इंटरेस्ट मिलेगा जो टैक्सेबल है, जितना इंटरेस्ट कमाएगा उसमें से 30% तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तू बेटर कहां चले जा? इक्विटी शेयर में, क्योंकि इक्विटी शेयर में पैसा लगाया तो वो जो प्रॉफिट मिला तेको वो डिविडेंड के रूप में मिला, और डिविडेंड क्या होता है? एग्जाम। तो तू बेटर क्या कर? इक्विटी में इन्वेस्ट कर। मीन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि आप जब भी अगर अपना इश्यू ऑफ शेयर या तो डिबेंचर करोगे तो पहले देख लो कि टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, उसके हिसाब से ही क्या करो, शेयर या डिबेंचर को इश्यू करो। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बेटा जी दो प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल मतलब जो इंडिया के इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हमारा इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या है? ये भी एक प्रकार के इन्वेस्टर ही है, ये भी कंपनी में पैसा लगाते हैं। और बेटा जी एक बाहर के इन्वेस्टर होते हैं जिसको आप बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये दोनों मिलके क्या करते हैं? कंपनियों में पैसा लगाते हैं। तो इनका बिहेवियर भी देखना पड़ेगा हमको बिफोर ये डिसाइड करते समय कि हम इक्विटी से पैसा लाए कि डिबेंचर से लाए। अगर हम इक्विटी से पैसा ला रहे हैं और दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी तो वेल एंड गुड, बट इफ दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन एनी काइंड ऑफ इक्विटी शेयर, और आप अगर ये सोचो कि भाई इनसे पैसा आएगा और उनका मूड ही नहीं है हमारी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर हम क्या करेंगे? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये दोनों का भी हमको क्या देखना पड़ता है? ये दोनों का भी देखना पड़ता है, थॉट प्रोसेस लेना पड़ता है कि वेदर दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी और नॉट। ओके बेटा जी, तो बेटा फटाफट मैं एक बार वापस बताता हूं कि एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर हमारे जो फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसमें पहला कौन सा आता है? कंडीशन ऑफ बूम चलेगा। मतलब क्या करेंगे लोग? इक्विटी में ज्यादा पैसा लगाएंगे तो वहां पे इक्विटी इश्यू करो। डिप्रेशन है कंपनी के, वहां पे क्या है? कंट्री के अंदर क्या रिसेशन है, जॉब कम है, प्रोडक्शन कम है, जीडीपी कम है, लोग फिक्स इनकम चाहते हैं, तो आप क्या इश्यू करोगे? डिबेंचर इश्यू करोगे। प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो फिर उसमें डिबेंचर में मत जाओ, इक्विटी में जाओ। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो डिबेंचर को इश्यू करो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर कोई सिक्योरिटी को इश्यू करने का खर्चा ज्यादा है, दूसरी सिक्योरिटी को इश्यू करने का खर्चा कम है, तो फिर जिसमें खर्चा कम हो रहा है वो उसमें जाना, तो बिना मतलब ज्यादा खर्चे में क्यों पड़ रहा है? ठीक है। लीगल रिस्ट्रिक्शन, ऐसा आपका अपने बापू का वहां पे राज नहीं चलता कि जो चाहो आप वो शेयर इशू करो। आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। किसका? सेबी का, आरबीआई का, कंपनीज एक्ट का। तो बेटा जी तू ये देख कि वहां पे लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। जब भी आप डिसीजन लेते हो ना तो इन्वेस्टर दौड़ के जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास। बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट से याद आया कि मैं सीए सीएस आईपी मिथुन जायसवाल, मैं खुद का चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स भी चलाते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हो ना बेटा तो हम सीए फाउंडेशन और उसके आगे कोर्स करवाते हैं। तो अगर आप सीए के बारे में सोचो और आपको लगता है कि मेरे को सीए करना है तो एक बार हमारी क्लासेस पर जरूर से विजिट करना, जो है चांदखेड़ा, न्यू चांदखेड़ा के अंदर श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट फैकल्टी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर सोच रहे हो तो हमारे यहाँ पे एग्जाम खत्म होती, जिस दिन आपका गुजरात बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा उसके दूसरे या तीसरे दिन से ही क्या हो जाता है, क्लासेस चालू हो जाती है। और सबसे सरल मतलब एकदम कम रेट पे, आपको पूरे मार्केट में घूम के आओगे, वहां से एकदम कम रेट पे
क्लासेस की स्ट्रेंथ कम होगी, फैकल्टी की क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी, हम बहुत ज्यादा क्लासेस के ऊपर ध्यान देते हैं, बच्चों को क्विक रिवीजन करवाते हैं, टेस्ट वगैरह करवाते हैं, आपको आएगा बड़ा ही मजा। ये जो डिफिकल्ट कोर्स है उसको हम करवाते हैं एकदम आसान। तो अगर आप कुछ सोच रहे हो सीए के बारे में, तो आप या तो मुझको कॉल कर सकते हैं, या तो कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, और आप हमारी क्लासेस भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। तो मैं बता रहा था टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में बेटा क्या होता है, टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर एक जो सीए के पास जाता है, बोलता है कि कहां पे इन्वेस्ट करो, और वो बोलता है, अगर वो सीए उसको गाइड करता है कि आप क्या करो, आप डिबेंचर इशू करो, क्यों, क्योंकि डिबेंचर के अंदर टैक्सेशन कम है, या तो बोलेगा इक्विटी शेयर इशू करो, क्योंकि इक्विटी शेयर के अंदर डिविडेंड टैक्स फ्री है। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा टैक्सेशन के पॉइंट से कि इन्वेस्टर किसके अंदर उसको ज्यादा फायदा है, वो सिक्योरिटी में वो इन्वेस्ट करेगा, तो वही वाली सिक्योरिटी आप इशू करना। फिर नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बेटा अगर इंडिया का इन्वेस्टर होगा तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बाहर का इन्वेस्टर, आउट ऑफ कंट्री का इन्वेस्टर होगा तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये कौन होते हैं, ये होते हैं इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल, सेंट्रल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये भी हमारे इन्वेस्टर होते हैं, जिसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंडिया के हुए तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और बाहर के हुए फॉरेन के हुए तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनका भी बिहेवियर क्या है, वेदर दे आर रेडी टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी और नॉट। इफ दे आर रेडी तो आप बेशक वाली सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल्ड रिवीजन। आई होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं, आप इसको 2x की स्पीड पे, वैसे तो मेरी स्पीड ही इतनी है कि आपको 2x पे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन आप चाहो तो इसको क्विकली रिवीजन के लिए 2x पे भी सुन सकते हैं, तो 1.5 पे सुन लो, आपको और मजा आएगा। चलो कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ऐसे ही जोश और जुनून के साथ हम अपना सिलेबस भी खत्म करेंगे। चलो मिलते हैं, बाय बाय।